नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने का काम जारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले 2 से 3 दिन में बड़ी संख्या में स्वदेश पहुंचेंगे भारतीय। मिशन गंगा के तहत कार्य लगातार जारी। अब तक 309 छात्र वापस लौटे। सदन में पिता वीरभद्र सिंह पर हुई टिप्पणी पर भड़के वीरभद्र सिंह। राकेश पठानिया को दी खलड़ी में रहने की नसीहत। कहा अपने मंत्रियों को संभाले सीएम जयराम ठाकुर। विक्रमादित्य सिंह के बयान पर पठानिया का पलटवार। कहा मुझे किसी से डरने और सफाई देने की जरूरत नहीं। रजवाड़ा शाही का एक ओपन एग्जाम्पल है विक्रमादित्य। हिमाचल सरकार के बजट से नाखुश विपक्ष। अग्निहोत्री ने लगाए झूठे आंकड़े पेश करने के आरोप। कहा कोरोना काल में ग्रोथ रेट गिरी, फिर अब ग्रोथ रेट में इतनी बड़ी उछाल कैसे। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन और रूस में 10वें दिन भी युद्ध जारी रहा। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया है कि प्रदेश में अब तक 309 छात्र सकुशल अपने घर पहुंच चुके हैं। वहीं अभी भी 149 छात्र वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें लाने का काम जारी है। सीएम ने बताया कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि छात्र सकुशल वापस लौट आएंगे। 309 स्टूडेंट्स जो है वो जिनको हम वापस ले करके आ चुके हैं, लेकिन अभी भी यूक्रेन में 149 जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक 149 बच्चे अभी तक भी वहाँ पर हैं। और दूसरा, मैंने इस बात का भी मैं जिक्र किया है कि अभी कुछ बच्चे खार्किव में भी हैं और केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है कि जो बच्चे वहाँ हैं वो सुरक्षित हों और सुरक्षित वहाँ से निकल करके भारत पहुँच जाएं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले 2 दिनों से जो ऑपरेशन गंगा यानी कि भारत वापस लाने के लिए उन लोगों को जो वहाँ फंसे हुए हैं, जो प्रयास हुए हैं, वो उसमें बहुत बड़ा जो है वो जोर और पूरी ताकत के साथ जो है सरकार कर रही है कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई है। नंबर ऑफ फ्लाइट्स के साथ साथ में वहाँ से बच्चों को निकालने के लिए भी जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हमारे हिमाचल के सभी बच्चे वापस अपने घर पहुँच पाएंगे। दूसरी बात, जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि भाई क्यों ये बच्चे जाते हैं, और बच्चे वहाँ ज़्यादा बच्चे जितने भी वहाँ पर जो गए हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो, और मेडिकल डिपार्टमेंट में वहाँ पर MBBS की वहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहाँ बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जिनका अच्छा एक नाम है ऐसा बताते हैं, तो उस दृष्टि से वहाँ पर लोग भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो जो भी बच्चे वहाँ पर हैं उनको सुरक्षित पहुँचाना आज की तारीख में ये हमारे लिए ज़्यादा महत्व का विषय है। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के आने वाले समय क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, उन सारी चीज़ों को लेकर के बाद में बात कर सकते हैं। ऐसे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुकेश जी पता नहीं क्यों जल्दबाजी में है, और वो जल्दबाजी में वहाँ दिख रहे हैं, इस तरह से दिख रहे हैं कि अकेले को ही जल्दी लगी है। आज तक जितने भी आंकड़े इन्होंने दिए हैं, उन आंकड़ों पर अगर हम नज़र मारें, कभी ये 80,000 का बोलते हैं, 80,000 करोड़ का लोन हो गया। फैक्चुअल पोजीशन है कि 63,200 करोड़ रुपीस का लोन हुआ है। अपनी गवर्नमेंट में कांग्रेस ने 28,000 से ज़्यादा का जो है 28,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन लिया है पिछले 5 सालों में, जब सत्ता में थे ये लोग। और अब मतलब जो लोन लिया है उसके कंपैरिजन में हम बहुत कम हैं अभी भी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम कहाँ मना कर रहे हैं लोन लेना। उन लोगों की नालायकी के वजह से आज हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था है। सरकार कोई भी हो, ABC कोई भी, सभी सरकारों को आने वाले समय में व्यवस्था को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए लोन लेना ही पड़ेगा। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े वो गलत बोल करके जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। मुझे बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है उनकी स्पीच से। आज जो फैक्ट्स जो है
उनको छुपाने की कोशिश की। हमने तो लिख करके दिया है एक एक चीज़। अगर हमने गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है तो उसको अंजाम तक पहुंचाया है। अगर हम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया, उसको हमने अंजाम तक पहुंचाया है। अगर हमने कहा कि हिम केयर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का हर एक गरीब आदमी का इलाज करना, तो हमने उसको अंजाम तक पहुंचाया। किस बात को लेकर के वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? एक भी बात सत्य जो हमने कही है, एक भी बात जो है, एक एक बात उसमें सत्य है, कोई भी उसमें झूठ नहीं है। इसलिए राजनीतिक मकसद बस यही बोले जा रहे हैं, जाने वाले हैं, आने, जैसे कि भैया जाने वाले के बाद वही आने वाले हैं। अभी मालूम नहीं उनकी ही पार्टी में क्या कौन आने वाला, क्या कौन होने वाले हैं, मालूम नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, हम कमिटमेंट के साथ पहले दिन से काम में लगे हैं और अंतिम दिन तक हम काम करेंगे। और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो गुंजाइश नहीं होगी, आने वाले भी हम ही होंगे और जाने वाले वही होंगे। सदन में वीरभद्र सिंह पर हुई टिप्पणी पर भड़के विक्रमादित्य सिंह ने वन मंत्री राकेश पठानिया को अपनी खलड़ी में रहने की नसीहत दी। इस दौरान उन्होंने राकेश पठानिया पर जमकर हमला बोला, तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर से अपनी मंत्रियों को इस तरह की टिप्पणी ना करने की बात भी कही। इस दौरान विक्रमादित्य ने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। नहीं, नोकझोंक की बात नहीं है। देखिए, कुछ फैक्ट्स थे, तथ्य थे जो मैं स्पष्ट करना चाहता था। और पहले तो हम जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पे मैंने अपनी बात रखी थी, जिसमें मंत्री जी ने, राकेश पठानिया जी ने जो है वो व्यक्तिगत रूप से टिक्का टिप्पणी शुरू करी। और इस मसले पर मैंने जो अपनी हमारी लीगल टीम है उनसे विचार विमर्श किया कि मैं मंत्री जी पर जो है डेफेमेशन का केस यानी मानहानि का केस जो है वो करना चाहता हूँ। मगर उन्होंने हमें कहा कि क्योंकि ये बातें जो है वो विधानसभा के अंदर की गई है, हाउस के अंदर की गई है, इसलिए इसमें जुडिशियल इम्यूनिटी होती है और इसलिए आपने जो भी कहना है स्पष्टीकरण आप विधानसभा के अंदर ही दें। उन्होंने जो बातें कुछ सीबीआई रेड को लेकर और कुछ जो वीरभद्र सिंह जी के ऊपर सीबीआई और ईडी के केसेस चलाए गए थे, उसके ऊपर जो है टिक्का टिप्पणी करी है। उनका सुपुत्र होने के नाते ये मेरा नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं इसके स्पष्टीकरण दूँ। और पहली बात तो मैंने विधानसभा के अंदर ये कहा कि सिंस माय फादर्स डिमाइस, जहाँ तक ये कोर्ट में ये मसले थे ये अबेट हो चुके हैं। और अबेट का मतलब इज़ अकेन टू अक्विटल, क्योंकि वो केस अब आगे चल नहीं सकते, इसलिए वो सारे के सारे केस जो चाहे सीबीआई का था चाहे ईडी का था वो अब बंद हो चुके हैं। और उस पर इनका जो है बयानबाजी करना मंत्री का, मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात, किस द्वेष से वो की गई थी, आप सबको याद है कि जब मेरी बहन का शादी चल रही थी उस समय सीबीआई की रेड हमारे घर पे करवाई गई और क्या उसमें मिला, क्या नहीं मिला और किस तरीके से जो है उसका राजनीतिकरण करने का कोशिश की गई, वो सब समय के गर्भ में छिपा हुआ है। मैं उन चीज़ों में फिर से जाना नहीं चाहता हूँ, मगर क्योंकि मंत्री जी ने इस चीज़ को विधानसभा के अंदर उठाया, इसलिए मुझे उसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी था। और हमारे राजनीतिक अस्तित्व की बात कर रहे हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि आज अभी के हाल ही के चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए हिमाचल प्रदेश के 1/3 हिस्से को, 1/3 हिमाचल प्रदेश जिसमें करीबन 19 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसको डायरेक्टली मेरी फैमिली आज हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें 17 हल्के विधानसभा मंडी के हैं, मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और हमारा साथ लगता रोडू का इलाका जो हमारे घर से जुड़ा हुआ इलाका है, करीबन डायरेक्टली अगर हम बोले हम 1/3 हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राजनीतिक अस्तित्व का पाठ मुझे मंत्री जी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी खाल्टी में रहे, अपने स्किन में रहे, मुझे उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। कोई जवाबदेही होगी वो प्रदेश की जनता से होगी। प्रदेश की जनता ने हमको जो मान सम्मान दिया है उसका हम कर्जदार हैं और हम हमेशा हिमाचल प्रदेश के लोगों की आवाज़ को निष्पक्षता से उठाते रहेंगे। इसलिए मंत्री जी को अपने विभाग से संबंधित बातों पे कार्य करना चाहिए। उनसे अपना विभाग तो संभल नहीं रहा है। सुक्खू जी ने जो बातें मटौर हाईवे के बारे में कही, उसमें जो फॉरेस्ट्री क्लियरेंसेज नहीं हो रही है, उनकी अपनी जो NGOs है, उनकी कंपनीज़ है, जिस पे जो है कुड़की उसकी हो गई है और उसमें बैंक ने उनको ब्लैकलिस्ट उनके NGOs को कर दिया है, उसके बारे में मंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए। और उन बातों में जिसमें कोई तथ्य नहीं है, उन बातों पे जो उनकी मानसिकता से, उनकी सोच से बहुत ऊंचे हैं
और जिस व्यक्ति के बारे में वो टिक्का टिप्पणी करने की बात कर रहे हैं वो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इसलिए हमें मंत्री जी से इसके लिए सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया कि अपने मंत्रियों पर लगाम लगाएं। मुख्यमंत्री जी इतना मान सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री जी इतना सम्मान वीरभद्र सिंह जी का करते हैं, और इस तरीके की बात करना मैं समझता हूं कि वो एक मंत्री को शोभा नहीं देता। विक्रमादित्य सिंह द्वारा राकेश पठानिया पर की गई टिप्पणी के बाद राकेश पठानिया ने भी विक्रमादित्य पर पलटवार किया है। जी हां, आपको बता दें कि राकेश पठानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विक्रमादित्य सिंह को जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने विक्रमादित्य सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें किसी से डरने और सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा क्या बोला जिससे विक्रमादित्य सिंह को दर्द हुआ? इन्हें कोई डर या भ्रष्टाचार हिला रहा है? टिप्पणी हमें तो शुरू में समझ भी नहीं आई। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री ने कुछ ऐसी बात बोली है, वो आज हाउस में प्रेजेंट नहीं है। मैंने उनकी वो कॉपी निकलवा ली है, मैं अगर आपको चाहिए तो उसकी कॉपी देता हूँ जो उन्होंने अंदर हाउस में बोला। उन्होंने कहा कि वो अमूमन दल बदलते रहते हैं। तो मैंने तो जब से राजनीति शुरू की है तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा या आज़ाद लड़ा, कांग्रेस में कभी नहीं किया, किसी और दल में मैं कभी। और दूसरा उन्होंने कहा कि वो हाउस में प्रेजेंट नहीं, मैं तो हाउस में प्रेजेंट। पर बाद में जिस तरीके से उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि अपनी खलड़ी में रहे मंत्री, तो मुझे 2 मिनट तो ऐसा नहीं लगा कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए। बट देन आई रियलाइज्ड कि मंत्री तो सब एक ही हैं, कोई भी है, किसी न किसी को तो बोलना चाहिए। तभी मैंने उनको खड़े होकर पूछा कि आप कृपा करके मंत्री का नाम लें, अगर आप में हिम्मत है बताइए किस मंत्री को आप, वो भी जो मैंने बोला उसकी कॉपी भी मेरे पास है, कि आप किस मंत्री की बात कर रहे हैं और किस खलड़ी में रहने की बात कर रहे हैं। कोई किसी से डरता नहीं है, ना ही मैं आपसे डरता हूं। आइए अंदर, ना ही मैं आप और ना ही मुझे किसी की डरने की, किसी को सफाई देने दूँ। बाकी डिटेल में मैं मंडे को पहला वक्ता हूं विधानसभा में, उसमें मैं डिटेल में आपको पूरी बात वहां पर अंदर हाउस में रखूंगा। पर एक पहले टर्म में आए हुए व्यक्ति को इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कि 2/3 हिमाचल प्रदेश में हमारा राज है, एरोगेंस, रजवाड़ाशाही का एक ओपन एग्जाम्पल। इतना दिमाग फट गया, इतना एरोगेंस। 6000 वोटों से सीट जीती है आपकी माता, आपको बधाई। मुख्यमंत्री की बीवी के रूप में आप हारे भी थी। इसलिए आज के दिन में इस भाषा का एक सीनियर मेंबर्स के अगेंस्ट बात करनी, और जो कुछ मैंने उस दिन हाउस में बोला है गवर्नर एड्रेस में, मैं उसकी कॉपी भी आज लेकर आया। मैं शायद यही काम कर रहा था, मैं उसकी कॉपी भी लेके आया, वो भी मैं प्रेस को दूंगा, मंडे को रिलीज करूंगा कि उसमें मैंने क्या ऐसा लफ्ज बोला और मेरे को किसने इंटरप्ट किया और मैंने ऐसा क्या बोला जिससे ये हर्ट हुई। इसका मैं इनकॉन्शियस कहीं ना कहीं तो ऐसी कोई दर्द छुपा हुआ है छाती में, कोई ऐसा सीने में दर्द छुपा हुआ है जिसको मैंने कहीं गलती से हिला दिया और लगता है कि पिछले 5-6 दिन से सोए नहीं। वो दर्द, वो भ्रष्टाचार कुछ ना कुछ डरा रहा है, कुछ ना कुछ आपको हिला रहा है। तभी तो आपने आज हाउस में बिना इजाजत के, बिना परमिशन के एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपने उठाया, जिसका मुद्दा ना आपको समझ आया, ना मुझे समझ आया, ना किसी को समझ आया। हिमाचल सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो गया है। आपको बता दें कि विपक्ष जहां इसे जनता के साथ धोखा बता रहा है, तो वहीं झूठे आंकड़े पेश करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर बजट के आंकड़ों के जरिए झूठ पेश करने और लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। प्रदेश के साथ किस ढंग से जो है जगलरी हो रही है, फिगर्स की फजिंग हो रही है, फिगर्स की, ये उसका जो है, ये जो बजट का डॉक्यूमेंट है, ये बैंक्रप्सी का डॉक्यूमेंट है हिमाचल सरकार का, और जिसे कहते हैं दिवालियापन का डॉक्यूमेंट है, मिसमैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट है ये। और ना तो इसमें कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोड मैप है, ना कोई इसमें विजन है। सिर्फ इतना है कि जमीन खिसकती देखकर मुख्यमंत्री घबरा गए, उनकी पूरी जो है कैबिनेट घबरा गई। और ये घबराहट का बजट है, ये चिंताओं का बजट है, और ये जो 4 सीटें हारे थे उसके खौफ का बजट है, ये विदाई का बजट है। इनको नज़र आ रहा है कि विदाई होने वाली है। तो इसलिए जिस ढंग से कोशिश की है, ये तो हर इलेक्शन बजट में इस ढंग से रियायतें दी जाती हैं, लेकिन
हिमाचल प्रदेश को आप कहाँ ले गए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आप कहते हैं हमने 8.3 की ग्रोथ रेट बना दी। ऐसा क्या चमत्कार कर दिया? क्या किसी प्रदेशवासी को नजर आया कि इस सरकार ने कोई चमत्कार कर दिया कि पिछले साल की ग्रोथ रेट -6.2 उस सारे को कवर करके 8.3 यानी कि 14.5 का छलांग, और ऐसी छलांग जो है, ऐसी जादू की क्या छड़ी आ गई इनके पास? 72 साल के रिकॉर्ड टूट गए। और जो है ये जो तौर तरीका है, हमने ये कहा कि ये जो फास्टेस्ट इकोनॉमी आपने बता दी हिमाचल प्रदेश जो है ये सारा जो है आपने ये आंकड़ों की बाजीगरी कर दी, और आप इनकम आपकी कम हो गई और खर्चा आपका बढ़ गया और ग्रोथ रेट आपकी शूट कर गई। 71% बजट का जो है 100 में से 71% फिक्स्ड लायबिलिटी है विकास के लिए, और दूसरे खर्चों के लिए सिर्फ 29% पैसा बचा है। 29, पिछली बार ये 45% था। तो इससे आप अंदाजा लगा लिए कि एलोकेशंस गायब हो गई सेक्टर्स की, किसके लिए क्या करेंगे। इसीलिए इस बार हवाई अड्डे के लिए कोई पैसा नहीं, मंडी यूनिवर्सिटी के लिए कोई पैसे की बात नहीं हो रही, किसी और प्रोजेक्ट के लिए कोई पैसे की बात नहीं हुई, सीधा ही जो है फ्रंटियर मेल चलाई हुई है। कोविड भी नहीं ऐसा है, मुख्यमंत्री जी का पहला बजट यहाँ पे है। यहाँ पे जो 2018 का बजट है, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है, जो कर्जा उसमें लिखा है वो हकीकत है। और यहाँ पे 44,000 करोड़ से आगे जो भी कर्जा जा रहा है वो जयराम जी की उपलब्धि है। जयराम जी जब हटेंगे तब तक जो है इस साल या जब तक 5 साल पूरे होंगे तब तक 85,000 करोड़ का कर्जा हो जाएगा। यानी इस प्रदेश में अब तक के सबसे महंगे मुख्यमंत्री ये साबित होंगे जिसने अपने शासन में सबसे ज्यादा कर्जा लिया, जिसने मुख्यमंत्री जी ने ना आय बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया, ना मुख्यमंत्री जी ने फजूल खर्ची कम करने के लिए कोई कदम उठाया, ना मुख्यमंत्री जी ने केंद्र या पड़ोसी राज्यों से अपने अधिकार मांगने के लिए कोई कदम उठाया। और जून में तो जीएसटी की कंपनसेशन बंद हो रही है, तो उसके बाद क्या स्थिति होगी? और बदहाली में जो है स्टेट चली जाएगी। तो हम हिमाचल बजट में शिक्षकों को राहत मिलने के बाद शिक्षक संघ ने प्रदेश की जयराम सरकार का धन्यवाद किया है। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा महासंघ जिला कांगड़ा के प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट में शिक्षकों की मांगों को पूरा करने पर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। धर्मशाला में पवन कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा महासंघ छात्र हित, समाज हित और शिक्षा हित को लेकर काम कर रहा है और बजट में उनकी मांगे पूरी होने पर उन्होंने आज मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। मैं प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार, हिमाचल प्रदेश शिक्षा महासंघ। आज की जो प्रेस वार्ता है, हमारा आभार, सरकार का आभार प्रकट किया हमने। जो हिमाचल प्रदेश शिक्षा महासंघ ने अपनी मांगे रखी थी उसमें जो हमारी अधिकतर मांगे जो मान ली उसके लिए आभार प्रकट करने के लिए जो प्रेस वार्ता रखी थी। देखो, मैंने हिमाचल प्रदेश शिक्षा महासंघ, ये जो मुद्दा है ये पहला बिंदु है हमारा, और इसके ऊपर हम सेंटर लेवल तक दिन प्रतिदिन हमारी वार्ता चल रही है। और इसको किस तरह से लागू किया जाए और कब लागू किया जाए, ये थोड़ा सा सरकार वक्त चाहती है। और लगातार जो हम वार्ता कर रहे हैं उससे जो है ये जो हमारा ओपीएस का जो मुद्दा है जल्दी ही हम इसका हल निकाल लें। देखो, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैं इसके ऊपर प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहता, क्योंकि वो अलग संगठन है, मुझे नहीं पता कौन सा संगठन है और कौन के प्रदेशाध्यक्ष हैं। मैं सिर्फ हिमाचल प्रदेश शिक्षा महासंघ की बात करूंगा कि हम इस मुद्दे के ऊपर क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, हम पहला बिंदु है हमारा, ये फर्स्ट बिंदु मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा पहला बिंदु है। और हमारे जो पूरे देश भर में जो 15 लाख हमारे जो सदस्य हैं उनकी भी ये मांग है, उनका प्रेशर भी हमारे ऊपर। तो ये इस मांग को हमने पूर्ण रूप से और बड़े पूरे जोर शोर से सरकार क्या करे। 4 मार्च को पेश हुए हिमाचल बजट को जहां विपक्ष जनता के साथ धोखा बता रहा है, तो वहीं बीजेपी इसकी सराहना भी कर रही है। इसी बीच जिला कुल्लू भाजपा ने इसकी जमकर सराहना की और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और सभी लोगों को राहत दी गई है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने कहा कि कोरोना संकट के बीच पेश हुए बजट बेहद ही सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल विधानसभा के अंदर 2022-23 का जो बजट पेश किया है, वो बजट समाज के सभी वर्गों को स्पर्श करते हुए युवा रोजगार के साधन सृजित करना,
और किसानों के हित में बजट में प्रावधान, बागवानों के लिए और पशुपालन के क्षेत्र में, और विशेष करके जो प्राकृतिक खेती के ऊपर जो बल दिया गया है बजट में, उसमें भी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य ऐसा है जिसमें प्राकृतिक खेती के लिए बजट में प्रावधान किया है। और महिलाएं और युवा सभी वर्गों को स्पर्श करते हुए ये बजट जो है, ये सर्वहितकारी बजट जो है, समाज के सभी वर्गों के हित के रक्षा करने वाला बजट है। ऐसा बजट माननीय जयराम ठाकुर जी ने कोरोना काल के भयावह परिस्थिति के बाद भी ऐसा बजट पेश करना अति सराहनीय है और भारतीय जनता पार्टी कुल्लू जिला भूरी भूरी प्रशंसा करती है बजट की। जो बजट कल पेश हुआ है वो सर्वहितकारी, सर्वस्पर्शी बजट जो पेश किया है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। क्षेत्र में पहले भी हमने, चाहे वो रोपवे का विषय है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है सुदृढ़ करने का विषय है, टूरिज्म के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर नए नए स्थानों को जो टूरिज्म से लाभान्वित होने वाले हैं, ऐसे स्थान जो चिन्हित करके, चाहे वो कुल्लू जिला हो, चाहे शिमला जिला हो, चाहे चंबा हो, मंडी का जिला हो। हिमाचल बजट के पेश होने के बाद भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भी इस बजट की सराहना की है। आपको बताते चले कि इस दौरान रणधीर शर्मा ने जहां सरकार की जमकर तारीफ की, वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना की शुरुआत को आम जनता के लिए लाभदायक सिद्ध होने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सर्वसमावेशी बजट पेश किया है। इस बजट में सभी वर्गों को राहत प्रदान की गई है। गरीबों के हित का बजट है, गाँव के विकास करने का बजट है। गांव और गरीब, उसका ध्यान इस बजट में रखा गया है। और ऐसे जनहितैषी बजट की निंदा करना, आलोचना करना कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट का प्रदर्शन है। उनको लगता है इस बजट में जो प्रावधान किए गए, जिस तरह से लोगों को राहत दी गई है, यहाँ तक कि 60 यूनिट तक बिजली माफ़ कर दी गई, उसके बाद बिजली के रेट आधे कर दिए गए, ऐसे अनेक राहत देने वाले कामों से उनकी ज़मीन खिसक रही है। इससे बौखलाहट में आकर वो इस तरह की आलोचना कर रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। और हमारा मानना है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी के विधायकों को इस बजट की अगर पूरी तरह प्रशंसा नहीं कर सकते, तो उनकी जो विधायक निधि में बढ़ोतरी हुई है वो तो उन्होंने भी खर्च करनी। जो विधायकों की ऐच्छिक निधि में बढ़ोतरी हुई है वो तो उन्होंने ही बांटनी है। कम से कम उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें। और इतना अधिक बौखलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश में आगे बढ़ रही है। और जिस तरह का इन कोरोना परिस्थितियों में हमारी सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है, जो राहत जनता को दी है, उसके दम पर हम विश्वास से कहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। हिमाचल प्रदेश में बजट पेश होने के बाद जहां कई वर्ग इससे खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई वर्गों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। आपको बता दें कि इसी बीच जिला कुल्लू में सहकार संघ ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो अपना बजट जारी किया गया है, उसमें बेशक कई बातों का ध्यान रखा गया हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक आधार पर माने जाने वाले सहकारिता के लिए इसमें कोई खास प्रावधान नहीं किया गया, जिससे प्रदेश भर के सहकार से जुड़े लोगों में निराशा की झलक देखने को मिली। वहीं जिला कुल्लू सहकार संघ के अध्यक्ष सत्य प्रकाश ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसमें कर्मचारियों को काफी राहत दी गई है, लेकिन सहकारिता क्षेत्र की अनदेखी की गई है। इस बजट में जहां सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ रखा है और कुछ नई योजनाएं भी हैं जो कि स्वागत योग्य है, परंतु हमें कहीं कोऑपरेटिव का विशेष उल्लेख या बुनकरों के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिला, जबकि ये दोनों हिमाचल प्रदेश की जड़ हैं। बुनकर जो है वो हिमाचल की धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर को ज़िंदा रखे हुए और एम्प्लॉयमेंट दे रही है हिमाचल के लोगों को। और उसके बाद जो सहकारिताएँ भी है वो भी विभिन्न प्रकार की हैं। कृषि सेवा सहकारी समितियाँ हैं, बुनकर सहकारी समितियाँ हैं, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ हैं।
हॉर्टिकल्चर की कोऑपरेटिव्स हैं और इसके अलावा कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं, कोई लेबर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी है। नई शिक्षा नीति के तहत टर्म 2 की परीक्षाएं 22 मार्च से आयोजित की जाएंगी, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत टर्म 2 की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है और 22 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा की टर्म 2 की वार्षिक परीक्षाएं 26 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी, जिसमें 90,625 छात्र परीक्षा देंगे। वहीं 12वीं कक्षा की टर्म 2 की वार्षिक परीक्षाएं 22 मार्च से 13 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी, जिसमें कुल 87,871 छात्र परीक्षा देंगे। वहीं परीक्षाओं के दौरान कुल 2,121 सेंटर बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षाएं जो हैं वो 26 मार्च 2022 से लेकर 8 अप्रैल 2022 तक आयोजित की जाएंगी, जिसमें कुल 90,625 जो हैं छात्र परीक्षा में बैठेंगे। इसके अतिरिक्त +2 का जो है वो परीक्षाओं का संचालन 22 मार्च से 13 अप्रैल तक किया जाएगा इवनिंग सेशन में, और इसमें कुल मिलाकर 87,871 छात्र जो हैं परीक्षा केंद्रों में बैठेंगे। हमारे कुल जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं अभी तक 2121 रहेंगे और इनमें से 85 जो हैं वो सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे, जिन्हें हमें स्पेसिफिक नाम दिया गया है सावित्रीबाई फुले सेंटर्स। इसमें जो है अगर कोई कोविड पॉजिटिव छात्र रहे हैं या फिर किसी अन्य कारणों से जो परीक्षा नहीं दे पाए हैं, वो 10वीं के लिए 10 मार्च से 17 तक और +2 के लिए 10 से 25 मार्च तक जो है विशेष परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनके लिए भी तैयारी पूरी कर ली गई है। शहरी निकाय फेडरेशन को बजट में राहत मिलने के बाद मंडी में इसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर शहरी निकाय फेडरेशन द्वारा सीएम जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया गया। इस दौरान फेडरेशन ने जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए सीएम जयराम ठाकुर का आभार जताया। यूएलबी फेडरेशन के चेयरमैन चमन कुमार ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। आत्मविश्वास का रंग होता है, जो हमारे मुख्यमंत्री में बखूबी सभी गुण हैं, तो उन्होंने अपने सभी गुणों का परिचय देते हुए इतना सुंदर बजट पेश किया है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा हुआ है। और मैं खासकर यूएलबी हिमाचल प्रदेश नगर निकाय संगठन जो हमारा है, यूएलबी फेडरेशन, उसकी तरफ से मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का खास ध्यान रखा। उनको पता है कि यहीं से लोगों की जो मान सम्मान शुरू होता है और लोगों की जो भी डिमांड या लोगों की जो भी सलाह होती है वो पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से शुरू होकर और सरकार तक पहुंचती है। वहीं मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट में कोई कमी नहीं रखी है। हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उन्होंने जैसे गृहिणी सुविधा है, गृहिणी सुविधा योजना और उज्ज्वल योजना में 3 सिलेंडर अतिरिक्त देने का अहम फैसला किया हुआ है। इसी के साथ साथ लगभग 30,000 के करीब, मुझे लगता है 30,000 के करीब जो है नौकरियां देने का भी उन्होंने एक अहम फैसला लिया हुआ है। छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या पंजाबी गायक मनकीरत औलख और इंडियन आइडल फेम कुमार साहिल के नाम रही। तीसरी सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक मनकीरत औलख को सुनने के लिए लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली, जहां पर उन्होंने पंजाबी गानों पर जमकर डांस किया, तो वहीं इस दौरान काफी भीड़ भी देखने को मिली। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।